स्टूडेंट, आज का अपना जो 12th क्लास का वीडियो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम पीछे टॉपिक चला रहे थे उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बातें करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जाना था, वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी भी बात की थी। डेरिवेशन हमने अभी तक नहीं किया था क्योंकि वो गाउस के थ्योरम के बाद में आएगा। हमने उसका फॉर्मूला जो था उसको बनाया था। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब भेजे हैं मुझे, बहुत सारे बच्चों को मैंने सही जवाब भेजे हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे है। एक क्वेश्चन था जिसमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल के ऊपर 3 चार्ज थे। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसके ऊपर 3 चार्ज थे, कैपिटल Q -2। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे हमें काफी कुछ बातें पता चलेगी। जो हमारी गलतियां हुई है पढ़ने के बाद में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो भी पता चलेगा। क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रायंगल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इस त्रिभुज का सेंटर ये रहा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। हमें पता है ये वाली डिस्टेंस कॉर्नर टू सेंटर, कॉर्नर टू सेंटर, कॉर्नर टू सेंटर एक जैसी रहेगी क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है। और इक्विलेटर ट्रायंगल में जो ये x मैंने लिखा है ये a/√3 के बराबर होता है। और मुझे इस सेंटर पे पता करना है। मैं सेंटर को बाहर निकाल लेता हूं, ये निकाला सेंटर को बाहर, ये रहा सेंटर। तीनों चार्जेस के कारण बारी बारी से देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये चार्ज इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, तो प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी और मान होगा KQ/x²। ये चार्ज इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज बनाएगा, मान होगा KQ/x²। समझ पा रहे हो? दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया है और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। क्योंकि आपको पता है इक्विलेटर ट्रायंगल में जब हम इस प्रकार से करते हैं तो तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। और ये दोनों ही तो हैं। 120 डिग्री के ऊपर जब दोनों वेक्टर जो कि सेम वैल्यू के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी भी एक के बराबर लिख सकते हैं। मतलब f का f हमने लिखा है पहले भी, e का हम e लिख देंगे। अगर ये KQ/x² है, ये KQ/x² है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, e तो वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। याद करो वो फॉर्मूला 2e cos θ/2 e net। 2e cos 120/2 cos 60 होता है बच्चों 1/2। E नेट किसके बराबर आ गया? E के बराबर। ये भी E है, ये भी E है, तो ये भी क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अभी दो के कारण में, इसके कारण और इसके कारण। -2Q के कारण नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। ये चार्ज की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि 2Q/x²। बच्चे पूछते माइनस नहीं लगाएंगे क्या? माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्शन बता दी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया KQ/x², इसका हो गया 2KQ/x², और दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो हमारा जो E सेंटर आ जाएगा बच्चों में, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो वो हो जाएगा 2KQ/x², KQ/x², 3KQ/x²। और लास्ट में हम x की वैल्यू रख देंगे, E सेंटर 3KQ, x की जगह पर a/√3 का होल स्क्वायर।
√3 का स्क्वायर 3 होगा, ऊपर आएगा 9 हो जाएगा 9kq/a²। ये आंसर है आपका। जिन बच्चों के सही था बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं था वो इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक क्वेश्चन जो हमने दिया था उसका आंसर। इसके बाद में हमने एक क्वेश्चन और दिया था, उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले वायर वाले की कर लेते हैं, फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल वाले की चर्चा करेंगे। क्योंकि वायर वाला जो है वो हमारे सिलेबस की जो बुक है, उस बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद है। उस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स दिए गए हैं। एक वायर पर चार्ज पर यूनिट लेंथ λ1 है, दूसरे पर λ2 है। कुछ ना कहे तो प्लस लेना। बीच की डिस्टेंस r है, ये बीच की डिस्टेंस r होगी। हमने कहा बताओ वायर 1 के कारण वायर 2 पर कितना फोर्स लगेगा, या इसमें हम ये निकाल सकते हैं कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा। तो हम 1 के कारण दूसरे पर एक छोटी सी लंबाई ले लेते हैं dl। इस छोटी सी लंबाई dl का जो चार्ज है वो होगा dq। तो हमारा जो λ2 होगा बच्चों वो हो जाएगा dq/dl। और ये जो dq है ये dq हो जाएगा λ2dl। मतलब ये चार्ज आ गया हमारे पास, और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वायर 1 ऑन वायर 2। 1 तार का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तार के ऊपर, फर्स्ट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वायर के ऊपर 2k⁵1/r। याद आ रहा है 2k⁵1/r, इसका λ1 है तो λ1 कर दिए। फोर्स हो जाएगा dF, क्योंकि चार्ज है dq इंटू e। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस छोटे से हिस्से पर चार्ज है dq और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है e। वैल्यू दोनों की पुट कर देंगे। dq की वैल्यू है λ2dl और e की वैल्यू है 2k⁵1/r। 2k⁵1 λ2dl/r। अब देखो बच्चों, ये वैसे तो अपने आप में कंप्लीट है। कुछ कहेंगे कि इसमें तो आपने df निकाला है, इसमें तो पूरे वायर के ऊपर पूछा था। तो ये जो dl है ये छोटे से हिस्से का है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे हिस्से का आ जाएगा। बुक में जो सवाल है उसमें पूछा है फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई के ऊपर बल ज्ञात करें। तो हमारे लिए 2k⁵1 λ2r सब कुछ तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो आप dF/dl ले लो, चाहे F/l ले लो, एक ही बात है। तो हम dF/dl बता देते हैं, वो होगा 2k⁵1 λ2/r। जिनके पास बुक्स आ गई हैं वो इसको चेक जरूर करें बुक में से, और नोट जरूर करें अपनी कॉपी के अंदर, लिख डालो। एक और क्वेश्चन दिया था आपको, उसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ फटाफट से। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं AA है और इस पर उपस्थित आवेश Q 2Q -Q। अगर ये AA है तो ये पूरी साइड कितनी होगी बच्चों, √2a। और इस पूरी साइड के बीच में एक मिड पॉइंट दिया गया था M, और कहा गया था कि इन तीनों चार्जेस के कारण M पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है। प्लस के कारण दूर दूर, माइनस के कारण पास पास, ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो गए। अच्छा, ये √2a है तो ये √2a का आधा, ये √2a का आधा,
मतलब दोनों को मैं x x लिख लेता हूँ, और ये भी इक्वल होगा x के ही, क्योंकि ये भी √2a का आधा ही होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 ले लो, ये 45 है तो a का 45 डिग्री की तरफ a बाय √2, a बाय √2 x का मान हो गया a बाय √2, क्योंकि हमने √2a का आधा किया है, वो a बाय √2। ये अपने को तीनों की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हम पहले प्लस और माइनस के कारण बता देते हैं। EQ के कारण होगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस Q के कारण भी होगा KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों को घटाकर जीरो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, प्लस के कारण दूर दूर, माइनस के कारण पास पास, तो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, एक ही तरफ होगी तो जुड़ जाएगी, तो यहाँ E आ जाएगा 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रही बात तीसरे की, 2Q के कारण दूर दूर, तो ये दूर दूर हो गया, तो 2Q के कारण हो गया K2Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, ये भी 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। दो सेम वेक्टर जब 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनका √2 टाइम्स आता है। 90 डिग्री वालों के लिए भी वही फॉर्मूला लगाओ, 2e cos θ/2, उसमें √2e आ जाएगा, तो √2 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, बस हो गया। x की जगह पे आप क्या लिख लो, a बाय √2, 2√2 KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, a बाय √2 का होल स्क्वायर। ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, 4√2 KQ अपॉन a स्क्वायर। यहाँ से हवा लगी होगी सबको, नोट कर डालो। कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट है इससे रिलेटेड, जैसे चाप के कारण, आर्क के कारण, रिंग के कारण, उनको भी हम देखेंगे, थोड़ा बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट और है जो अभी हमें जानने बाकी हैं। तो उसके लिए हम आर्टिकल नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। हेडिंग लगा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 जो है उसमें 3 पॉइंट लिखे थे हमने, मैं उसका पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा जिसको किसी ने ना देखा, क्योंकि ये काल्पनिक होती है, इसलिए हम कहते हैं इसको किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि ये वर्चुअल लाइंस। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इनके बारे में कल्पना की थी कि चार्ज के चारों तरफ एक गोला बनता है, तो ये चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो एक गोले में इलेक्ट्रिक फील्ड है। गोले में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा चार्ज के कारण, वो गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गोला बनेगा उसका। उस गोले के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चारों तरफ एक गोल स्फेरिकल फील्ड बनाती हुई चारों तरफ निकलती है। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि हर चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे वो लाइन के ऊपर हो, चाहे वो खुद अपना पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो शीट वाला हो, चाहे वो गोले वाला हो, कोई सा भी। तो हम जो फील्ड बताते हैं उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फैराडे ने सबसे पहले इनका एजम्पशन दिया था। तो इसमें आप सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर 1, इस विद्युत बल रेखा के अंदर लिखो पॉइंट नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं की अवधारणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वाज गिवन बाय फैराडे, अवधारणा फैराडे द्वारा दी गई थी।
अकॉर्डिंग, नेक्स्ट पॉइंट को, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज पाथ ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज। वैद्युत बल रेखा एक स्वतंत्र धन आवेश की गति का पथ होती है। इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, स्वतंत्र धन आवेश की गति का पथ होती है। मतलब मुझे पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस प्रकार का है, ये सारी चीज अदृश्य थी, मैंने तो बस एक प्लस चार्ज को छोड़ दिया इस फील्ड के अंदर, और मैं क्या देखता हूँ कि प्लस चार्ज इस तरीके से जाने लगे, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये होगी। जो प्लस चार्ज होता है, हमें पता है प्लस चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में चलता है। अगर प्लस चार्ज ऐसा चल रहा है तो फील्ड इस प्रकार से है, तो हम फील्ड की रेखा, लाइन इस प्रकार से बनाएंगे। अगर प्लस चार्ज इस तरीके से चल रहा है तो फील्ड इस तरीके का है, तो हम फील्ड की जो रेखा है, फील्ड की जो लाइन है, उसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो जैसे आपको फील्ड की लाइन बनानी है, प्लस चार्ज को छोड़ के देख लो, जैसा प्लस चार्ज का पाथ होगा वो फील्ड की लाइन हो जाएगी। अब आते हैं 12th क्लास का इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है। हर बार पेपर के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाओं के गुण धर्मों को बताइए। और बच्चों को 3-4 गुण धर्म लिखने होते हैं, वो खूब रट्टा मारते हैं, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। हम उनको पॉइंट वाइज वहां पर आपको लिखवाने जा रहे हैं, तो आप उनको पॉइंट वाइज लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे लिख सकते हो, याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ELF इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आप ऐसे कुछ एरो निकाल दो जिसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट एरो के आगे लिखो ELF आर वर्चुअल। ELF काल्पनिक होती है, वैद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो। दूसरे पॉइंट के आगे लिखो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, धन आवेश से प्रारंभ होती है। इसके नीचे लिख सकते हो एंड एट नेगेटिव, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसके नीचे लिख सकते हो नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, एक बंद लूप कभी नहीं बनाती। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो रेखा है वो ऐसे निकल के ऐसे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ये प्लस से सिर्फ निकलती है, इस प्रकार से निकल सकती है। घुसेगी कहां पर? एंटर होगी माइनस के अंदर, इसलिए क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट एक और एरो बना के उसके आगे लिख लो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये बातें अगर आपको वहां प्रॉपर्टी पूछा 12th क्लास में अवश्य पूछेंगे, हर साल पूछते हैं। आपको 2 नंबर का या 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आप ये पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट एक और लिख लो आप, इसी के क्रम में लिखते चलो। नंबर ऑफ ELF की संख्या, मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो इस प्रकार से, नंबर ऑफ ELF प्रोपोर्शनल टू चार्ज, आवेश। जितना ज्यादा चार्ज होगा ELF की संख्या उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है ELF किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। चार्ज अगर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, तो फील्ड की संख्या भी, लाइन की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगला पॉइंट बना के लिख लो, इफ डेंस ELF आर प्रेजेंट, यदि सघन ELF उपस्थित है, इट मीन्स, तो इसका अर्थ है देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र है। देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर आपको लाइंस बहुत पास दिखाई देती है, आपने बनाई लाइंस को, वर्चुअल लाइंस आपने बनाई और ये लाइंस कितनी पास दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सघन, बहुत प्रबल जो विद्युत क्षेत्र है वो वहां पर उपस्थित है। एक और लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1 गैप बिटवीन ELFs,
विद्युत बल रेखाओं के मध्य जो अंतराल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में गैप ऐसा है, तो मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ये पॉइंट भी आप नोट करके लिख सकते हो। कुछ थ्योरेटिकल बातें चल रही है लेकिन 12th क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लिख लो, कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी। हमारे पास ए और बी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये ए है और ये बी है। कंपेयर करना है, बहुत सिंपल कंपैरिजन है, ये आंसर हो जाएगा। ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइंस बहुत पास पास है तो वो स्ट्रॉन्ग है, इसकी बहुत दूर दूर है तो ये वीक है। ई ए ग्रेटर देन ई, बस इतना सा। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लो, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इक्वल गैप, समान अंतराल वाली सीधी बल रेखाएं। स्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विद इक्वल गैप, समान अंतराल वाली सीधी बल रेखाएं इज इक्वल टू करके लिख दो समरूप विद्युत क्षेत्र। जहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको इस प्रकार की दिखाई देती है। सबके बीच में गैप भी एक जैसा होता है और सारी की सारी सीधी रेखाएं होती हैं। ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र है। कभी कभी वो आपको फंसाने के लिए इस प्रकार से दे देता है कि देखो मैंने गैप तो समान रखा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में जो गैप्स हैं वो गैप सेम रखे हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सीधी नहीं है, डायरेक्शन आगे जाके बदल गई है, इसीलिए ये होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। कभी कभी वो सीधी रख देता है लेकिन गैप इक्वल नहीं रख पाता, गैप छोटा बड़ा रहने लगता है, ये भी रहता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल गैप है, सीधी लाइंस, याद रह जाएगी बात। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। मैं आपको इस पर आधारित दो प्रश्न दे देता हूं और आज की बात समाप्त करता हूं। कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जांपल नंबर 1 है, कंपेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। बिंदु ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र की तुलना करें। ए बी सी, ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र की तुलना करें। दोनों में यही है, आपको बताना है इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कहां पर है, उससे वीक कहां पर है और सबसे वीक कहां पर है। तो ये मैंने आज आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बेसिक और जनरल इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे, क्लासेस स्टार्ट होगी। आज के न्यूज़पेपर में भी आया कि प्रोबेबली 1 जून से जो है वो ऑफलाइन क्लासेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेज ये सब खोले जा सकते हैं, तो हम ऑफलाइन मिलेंगे। लेकिन इस 1 महीने में, इस 1.5 महीने में हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको घर बैठे उतनी की उतनी फैसिलिटी दे पाएँ जितनी कि हम यहाँ क्लासेस के अंदर दे पा रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है,
और शायद हम उतना नहीं कर पाए जितना हम ऑफलाइन क्लासेस में कर पाए, लेकिन फिर भी हम चुप नहीं बैठे थे, हम वहाँ पर सिर्फ बैठे रहे नहीं। आपने भी घर पे पूरी मेहनत करी, आपने भी बहुत सारे नोट्स बनाए, क्वेश्चन भेजे, बहुत सारे बच्चों के रिप्लाईज चलते रहे, हम भी लगातार वीडियो आपके सामने अपलोड करते रहे। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हमने बिल्कुल भी गैप नहीं डाला और आपको टाइम टू टाइम हम लगातार ऑनलाइन जो लेक्चर्स थे वो देते रहे, जिसकी वजह से जो बच्चे कॉन्शियस हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, उन बच्चों का नुकसान बहुत बहुत कम हो गया, वरना बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता उनको इन 2 महीने का। हो सकता है हमने इस 1.5 महीने में, जब से ये सब हमने स्टार्ट किया था 15-16 अप्रैल से, इन 45 दिनों में हमने आपको 20 या 22 लेक्चर ही प्रोवाइड किए हो फिजिक्स में और 20-22 ही प्रोवाइड किए हो मैथमेटिक्स में। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल दूसरों की तुलना में हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है और आप घर पे बैठकर उतना का उतना पढ़ाई कर पाए हैं। क्योंकि अगर हम 1.5 महीने में यहाँ क्लास में भी पढ़ते तो हम आर्टिकल 4 की बजाय अभी आर्टिकल 6 में होते, तो क्योंकि हम लेक्चर प्लान लेके चलते हैं, हम इसी आर्टिकल में होते, लेकिन फिर भी हम आर्टिकल 4 तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को खाया नहीं गया है, आपको सब कुछ वैसा का वैसा बताया गया है जैसा कि मैं क्लास के अंदर पढ़ाया करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को ये बात यहाँ पर अपने दिमाग में रखनी है कि हमने पढ़ाई का जो लॉस है उसको काफ़ी हद तक कम किया है रिवोल्यूशन के साथ रहकर, और फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर हमने अपनी पढ़ाई के अंदर गैप नहीं आने दिया। अब हम बहुत जल्दी जून के महीने में 1 जून से अगर स्टार्ट कर बोलेंगे तो हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन लग जाए उसमें, लेकिन जून के मंथ में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसकी पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। क्योंकि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल कॉलेज खोलने ही अभी बाकी हैं, बाकी सब कुछ खोल दिया गया है। तो हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम पूरे प्रिकॉशंस को रखते हुए, पूरी सेफ्टी के जो इश्यूज हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी जो क्लासेस होंगी उनको चलाएंगे। इसलिए किसी को भी कोई भी घबराने की, पैनिक होने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप एकदम फ्री माइंड होकर आ सकते हैं। यहाँ पर पूरा होल सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी, उसके अलावा पूरा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा। जो जो गवर्नमेंट के एज पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होंगी वो सारी सुविधाएं आपको, फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको दी जाएंगी। इसीलिए आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और अपना ये जब तक वीडियो चलते हैं तब तक क्लासेस के अंदर आंसर देते रहें, और जब ऑफलाइन हम मिलेंगे तो हम ऑफलाइन मिलेंगे, फिर हम डेली मिलेंगे और बहुत जल्दी हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस भुलावे में आपको नहीं रहना कि अगले साल के एग्जामिनेशन में हमें कोई ढील मिलेगी। इस साल कोरोना के अंदर भी एग्जामिनेशन होंगे, 10th और 12th के बचे हुए एग्जामिनेशंस होंगे, तो कोई ढील नहीं मिलेगी किसी भी बच्चे को, एग्जामिनेशन से कोई छूट नहीं, और खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अगले साल 2021 तक ये सारी चीज़ें जो है वो टल जाएगी और हम लोग इन चीज़ों से उबर कर बाहर आ जाएंगे। तो आपको अपना ध्यान रखना है कि पढ़ाई जो है उसका लॉस बिल्कुल भी नहीं होने पाए। मई और जून से हम स्टार्ट करते हैं, मई और जून से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई पिछड़े नहीं है, हम बिल्कुल वहीं पर हैं जैसे कि हम हमेशा होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई करते रहे, रिप्लाई करते रहे, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।